आई एम स्टार्टिंग टुडे क्लास। अब सब स्टूडेंट्स आ चुके हैं। तो कल तक जो हमने इसमें डिस्कस किया था वो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो हम इसके अंदर कंसेप्ट हम देखेंगे वो कंसेप्ट आपके पास आता है इसके अंदर क्लासेस। क्लास से हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आज आपको बताऊं इसमें। गुड आफ्टरनून गगन, गुड आफ्टरनून। तो आपके पास मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट के बारे में। अब क्लासेस में क्या कंसेप्ट होता है आपके पास कि जब हमें एक ही डाटा टाइप के कई डाटा को जब हमें एक ही डेटा टाइप के कई डाटा को अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो, ठीक है, मतलब कि एक ही डाटा टाइप के आपके पास अलग अलग डाटा हो सकते हैं और उसको हमें किसी वेरिएबल में हमें क्या करना है, स्टोर करना है, स्टोर इन वेरिएबल। ठीक है, तब हम किस कंसेप्ट का यूज करते हैं, एरे का। ठीक है, मैंने आपको एरेस भी पढ़ाए थे। तो क्या बताया था कि जब आप एक ही डेटा टाइप के कई डाटा को, या तो आप सारा डाटा टाइप इंटीजर का यूज कर रहे हो या फिर आप सारा डाटा टाइप जो है फ्लोट का यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम एरे को यूज करते हैं। और जब ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के आपस में लॉजिकली रिलेटेड कई डाटा को रखना हो, जब इन डिफरेंट डेटा टाइप्स के आपस में जो लॉजिकली रिलेटेड कई डाटा होते हैं, जो आपस में लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, अगर उनको एक ही वेरिएबल में रखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रक्चर का। ये दोनों टॉपिक मैंने आपको बताए थे। ठीक है, डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कंसेप्ट सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है। सेम डेटा टाइप्स के अगर डाटा स्टोर करने हैं तो हम एरे का यूज करते हैं। अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप के डाटा को अगर हमें स्टोर करना हो तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट सी प्लस प्लस में जो क्लासेस होती हैं वो स्ट्रक्चर से मिलती जुलती होती हैं आपके पास। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर से मिलती जुलती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्लास में एक डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रक्चर के आपके पास जो स्ट्रक्चर के मेंबर फंक्शन होते हैं, जो स्ट्रक्चर के मेंबर होते हैं आपके पास, वो डिफॉल्ट जो हैं या तो ग्लोबल होते हैं और प्राइवेट होते हैं। डिफॉल्ट या तो वो सॉरी प्राइवेट नहीं, पब्लिक होंगे। डिफॉल्ट ग्लोबल और पब्लिक। ठीक है, जबकि अगर हम एक क्लास की बात करें तो जो क्लास के आपके पास मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं आपके पास, लोकल या प्राइवेट। ये कई बार पूछा जाता है कि जो क्लास के डाटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यू विल से कि जो क्लास के मेंबर्स होते हैं वो या तो लोकल होंगे या फिर आपके पास प्राइवेट होंगे। ठीक है, एक क्लास की बात तो आपके पास ये हो गई। ओके, दूसरी इसकी फीचर क्या आती है कि एक क्लास के डाटा मेंबर को असेस करने के लिए जो फंक्शंस भी हैं वो भी क्लास के अंदर ही लिखे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको प्रोग्राम कराए थे तो आपने एक क्लास के जो डाटा मेंबर्स लिखे थे, अगर हमें उन डाटा मेंबर्स को असेस करना है, ठीक है, अगर आप उन डाटा मेंबर्स को असेस करना चाहते हो तो जो फंक्शंस हैं वो भी हम क्लास के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, और हम उन्हीं मेंबर फंक्शंस की हेल्प से किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के डाटा मेंबर को हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। मतलब कि एक क्लास के क्या हो गए, मेंबर हो गए। अब उन मेंबर्स को असेस करना है तो जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस भी हम इसी क्लास के अंदर ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और उन मेंबर फंक्शन की हेल्प से, इन फंक्शंस की हेल्प से हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को, जो ये डाटा मेंबर्स हैं, किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, मेंबर फंक्शन की हेल्प से असेस कर सकते हैं। ठीक है बात, ओके जी। अब एक क्लास में क्या होता है, जो डाटा होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि सी प्लस प्लस की मेन फीचर होती है डाटा हाइडिंग।
जो क्लास के अंदर जो डाटा होता है वो आपका हाइड रहता है, डाटा छुपा हुआ रहता है। ठीक है स्टूडेंट, डाटा ऐसे नहीं छुपा हुआ रहता कि आप प्रोग्राम बना रहे हो, आप प्रोग्राम के अंदर, आप क्लास के अंदर आप डाटा जो है आप यूज कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको तो वो डाटा दिख रहा है। इस तरीके से इस बात को हम नहीं समझेंगे। सी प्लस प्लस की एक मेन फीचर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डाटा हाइडिंग, जिसके अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है कि जो क्लास के अंदर जब हम डाटा यूज करते हैं तो वो डाटा छुपा हुआ रहता है। वो छुपा हुआ किस तरीके से रहता है, क्योंकि केवल उस क्लास के ऑब्जेक्ट ही उस क्लास को डाटा को असेस कर सकते हैं। जो इस क्लास के जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट ही इस डाटा को असेस कर पाएंगे। ठीक है कि नहीं? कोई दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट या कोई और एक्सटर्नल फंक्शन के लिए डाटा असेसिबल नहीं होते। किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इस डाटा को असेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा हाइडिंग बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमारा क्या कहलाएगा, डाटा हाइडिंग। एक क्लास के ऑब्जेक्ट को केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट, एक क्लास के डाटा को केवल उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही असेस कर सकता है, कोई दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट उसको असेस नहीं कर सकता। तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे डाटा हाइडिंग। ठीक है स्टूडेंट, डाटा को असेस करने के लिए ऑथोराइज फंक्शन दोनों को एक यूनिट के रूप में कंबाइन फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं। जो फंक्शन उसके लिए ऑथोराइज होता है, किसी ऑब्जेक्ट के डाटा और उस डाटा पे परफॉर्म होने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उसके फंक्शंस को हम एक यूनिट के रूप में रखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन। ये कंसेप्ट मैंने आपको कल बताया था। एनकैप्सुलेशन की मैंने यहाँ पे आपको इसके अंदर, यहाँ पे मैंने एनकैप्सुलेशन की देखो आपको क्या बताया था कि बाइंडिंग और रैपिंग कोड और डाटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। तो किसी ऑब्जेक्ट के डाटा और उस डाटा पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनके फंक्शंस को एक यूनिट के रूप में रखते हैं, जिसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किसी क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ऑब्जेक्ट के डाटा, उसमें ऑब्जेक्ट के जो डाटा होते हैं, जो क्लास के अंदर जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर रहता है, डाटा मेंबर कहलाते हैं। और उन डाटा के साथ जो फंक्शंस जुड़े हुए होते हैं, जो फंक्शंस एसोसिएटेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। और ऑब्जेक्ट के डाटा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन फिर कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का डाटा, इस ऑब्जेक्ट का डाटा हो गया, और एंड और जो डाटा के ऊपर ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको एब्सोल्यूट करके, उनको हम क्या करेंगे, एनकैप्सुलेट करेंगे। एनकैप्सुलेट करके, ठीक है, एक यूनिट में जब हम रखते हैं, ठीक है, जब इनको हम एक यूनिट के अंदर रखेंगे तो जो एक टेम्पलेट क्रिएट होता है स्टूडेंट आपका, उसको हम एक टेम्पलेट बोलेंगे। एक टेम्पलेट आपका क्रिएट होगा, ये एक डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट, और इस डिस्क्रिप्शन को आप क्या कहोगे, क्लास कहोगे। क्लियर हुई मेरी बात क्लास? इतना कंसेप्ट समझ में आया? यानी कि जो एक क्लास होती है वो आपके पास एक ही जैसे ऑब्जेक्ट्स के समूह को डिस्क्रिप्शन या टेम्पलेट को रिप्रेजेंट करता है। जो क्लास होती है वो एक ही टाइप की ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप होता है उसके डिस्क्रिप्शन या टेम्पलेट को रिप्रेजेंट करता है। जो स्टूडेंट ये क्लास होते हैं आपके पास, जो आपके पास ये क्लास होते हैं, ये क्लासेस जो आपके पास होती हैं ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं आपके पास। यूजर डिफाइंड, जिनको यूजर डिफाइन करता है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स के अंदर आपके पास हैं। ठीक है, और बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह ये क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। जैसे बिल्ट इन डेटा टाइप हमारे काम करते हैं, ऐसे ही यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी वैसे ही काम करती हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से स्टूडेंट हम किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरीके से क्लास के भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ताकि हम उस क्लास के डाटा को क्या कर सकें, यूज कर सकें, उस क्लास के डाटा को हम क्या कर सकें, असेस कर सकें।
तो सी प्लस प्लस में जो क्लास प्रकार से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल होते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए उसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना, उसी तरीके से स्टूडेंट क्लास के भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लास के भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन क्लास के वेरिएबल कौन से होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जो क्लास के वेरिएबल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तब वो मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता। जब आप किसी क्लास को डिफाइन करोगे, ठीक है, तो वो मेमोरी के अंदर कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं करता। एक क्लास प्रकार का वेरिएबल जिसको हम ऑब्जेक्ट करते हैं, अगर हम उसको डिक्लेयर कर दें, उसी के बाद वो मेमोरी में क्लास की कैपेसिटी के अनुसार स्पेस रिजर्व करता है। अगर स्टूडेंट, इस बात का कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिंपली क्लास को आप डिफाइन कर रहे हो तब तक वो मेमोरी में कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप असेस कर रहे हो तो वो मेमोरी में इस क्लास की कैपेसिटी के अनुसार मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व करेगा। जिस तरीके से अगर हम किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने पर वो किसी मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में क्या करते हैं, स्पेस को रिजर्व करते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास स्टूडेंट तीन चीजें आपके पास आती हैं हमारे पास। जो एक कंसेप्ट होता है आपके पास डाटा हाइडिंग, ठीक है, एक कंसेप्ट होता है आपके पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन, और एक कंसेप्ट होता है आपके पास एनकैप्सुलेशन। ये तीन चीजें मेन होती हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो अगर इनर वर्किंग को हम हाइड करके उसे उपयोग करते हैं, ठीक है, तो हमें एक वेल डिफाइंड इंटरफेस तैयार होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन कहते हैं। मान लो कोई भी सिस्टम है, उसकी इनर वर्किंग हम नहीं, जैसे वॉशिंग मशीन आप चलाते हो तो वॉशिंग मशीन में तो आपने जस्ट कपड़े धोने हैं ना, वो काम कैसे करती है, उसकी जो इंटरनल है उसको तो हमने हाइड कर रखा हुआ है ना, तो उसको हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। और जो क्रिएट होने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जब हम रियल वर्ल्ड में यूज करते हैं, तब हम उसी वेल डिफाइंड इंटरफेस के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के डाटा को क्या करते हैं, हम असेस करते हैं, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो स्टूडेंट एक एनकैप्सुलेशन का हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास ये भी हो सकता है कि जैसे आप मार्केट से आप कैप्सूल खरीदते हो, आप दवाई परचेज करते हो, तो जो कैप्सूल के अंदर जो दवाई होती है उसके अंदर क्या होती है, हिडन होती है आपके पास। ठीक है ना, ये इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल और भी हम लिख सकते हैं, वॉच ले लेते हैं स्टूडेंट। मान लो एक रिस्ट वॉच किस तरीके से आपकी काम करती है, इंटरनली उस रिस्ट वॉच में क्या प्रोसेस होता है कि रिस्ट वॉच चाहे वो एनालॉग हो चाहे वो डिजिटल हो, जिस तरीके से उसमें आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, सेकंड्स को वो हम मैनेज करते हैं, यानी कि रिस्ट वॉच की जो इंटरनल वर्किंग होती है उससे हमें तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक कि वो रिस्ट वॉच सही तरीके से काम कर रही है। अगर आपके पास मान लीजिए घड़ी है, आप उसको सही तरीके से आपको टाइम शो कर रही है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको इस जानने की जरूरत ही नहीं है कि वो इंटरनली वो कैसे काम कर रही है, आप उसे खोल के थोड़ी ना देखोगे आप उसको। ठीक है, हम तो जस्ट समय केवल उससे, उसका हमारा पर्पस क्या है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस समय हमें टाइम पता चलता है, हम तो उसको बस जब समय जानने के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपके पास जो डाटा होता है और जो डाटा पे परफॉर्म होने वाले जो ऑपरेशंस के फंक्शंस होते हैं, उनको हम एक यूनिट के रूप में हम बाइंड करके उसमें कोलैप्स करके जो ऑब्जेक्ट की क्लास बनाने की प्रक्रिया होती है उसको हम एनकैप्सुलेशन करते हैं। और इस एनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट के बेस के ऊपर ही जो क्लास के डाटा होते हैं, हम उन्हीं को केवल उसी क्लास में डिफाइन किए गए मेंबर फंक्शन ही उसको असेस कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, ये कंसेप्ट इतना समझ में आया। और इस मेंबर फंक्शन के अलावा कोई भी बाहर का फंक्शन, कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन उस स्पेसिफिक क्लास के डाटा को असेस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन किए गए मेंबर फंक्शन ही उस प्रोग्राम वो उस ऑब्जेक्ट के डाटा के बीच इंटरफेस प्रदान करते हैं, और बिना इन मेंबर फंक्शंस के मेन फंक्शन किसी अन्य क्लास में डिफाइन किया गया मेंबर फंक्शन या कोई भी दूसरा यूजर डिफाइंड एक्सटर्नल फंक्शन उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को, डाटा को असेस नहीं कर सकता। ठीक है, मेन प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट का डाटा पूरी तरीके से अलग होता है आपके पास। इस अलग होने के कारण ही किसी भी, अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का जो डाटा होता है, कोई भी दूसरा यूजर डिफाइन एक्सटर्नल फंक्शन या मेन प्रोग्राम से वो छुपा हुआ रहता है,
इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा हेडिंग बोलते हैं स्टूडेंट। तो डाटा हेडिंग क्या हो गया, अगर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है उसका जो डाटा है वो किसी भी यूजर डिफाइंड एक्सटर्नल फंक्शन या मेन प्रोग्राम से अगर वो छुपा हुआ रहता है तो इस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, डाटा हाइडिंग बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, डाटा हाइडिंग। मैं बार बार इस कंसेप्ट को समझा रहा हूं इसको। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज ए डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड केवल इंपॉर्टेंट चीजों को हम, जो गैर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उससे हम अलग करते हैं। फिर हम उन इंपॉर्टेंट चीजों को क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के रूप में उसको डिस्क्राइब करते हैं। मान लो एक कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी कंपनी की सभी इंप्लॉइज की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी रखनी है। एक कंपनी का एक जो एडमिनिस्ट्रेटर, वो कंपनी में जितने भी इंप्लॉय काम करते हैं उनकी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की जानकारी रखनी है। तो इंप्लॉइज उसमें क्या करेगा, क्या क्या चीजें देखेगा, इंप्लॉय का नाम देखेगा, ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉय देखेगा, एम्प्लॉय का फादर कौन कौन है, ठीक है, तो वो उसके बारे में क्या कहते हैं देखेगा। और इन्फॉर्मेशन उसको क्या चाहिए, एम्प्लॉय कहाँ रहता है, किस सिटी में रहता है, किस स्टेट में रहता है, उसकी कंट्री क्या है, एम्प्लॉय की एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉय की हॉबीज क्या है, ठीक है, ये सब चीजें वो जानना चाहता है। तो एक एम्प्लॉय की और भी बहुत सी फीचर्स हो सकती हैं, लेकिन एक कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे अपने एम्प्लॉय की केवल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन से ही मतलब है, ठीक है, उसका और कोई इंफॉर्मेशन से उसको कोई मतलब नहीं है। तो वह केवल एडमिनिस्ट्रेटर की जो उससे से रिलेटेड जरूरी बातों को वो देखेगा कि नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, अगर कोई एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा डिग्री है तो वो इस चीजों को ही वो देखेगा, ठीक है कि नहीं, बाकी चीजों को वो छोड़ देगा। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, डाटा, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। कि जो आपकी काम की चीजें हैं अगर आप उनको देख रहे हो, बाकी जो गैर जरूरी चीजें, अननेसेसरी चीजें, उनको आप छोड़ रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब ये जो होती हैं आपके पास, ये मेन फीचर्स होती हैं सी प्लस प्लस की। फिर आपको याद होगा स्टूडेंट, मैंने फिर आपको एक कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था, वो कंसेप्ट इसमें आपके पास आता था। इसमें एक यहाँ पे कंसेप्ट आपके पास आता है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, ठीक है, यहाँ पे एक आपके पास एक ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है आपके पास। अब स्टूडेंट एक इनहेरिटेंस से पहले एक छोटी सी चीज आपके पास और आती है कि मान लो एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर मान लो एक अलग एक हम प्रॉब्लम ले लें कि मान लो एक एम्प्लॉय का बायोडाटा है। अब उसको जो मैनेज करने वाली क्लास को जब हम क्रिएट करते हैं तो उस समय कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास, ये सभी इंफॉर्मेशन जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। उस कंडीशन में जो दूसरी चीजें होंगी वो एम्प्लॉय के बायोडाटा से रिलेटेड नहीं होती। तब हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय के डिफरेंट डाटा पर जो एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो जो उसका जरूरी डाटा होता है उसको हम गैर जरूरी डाटा से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया ना, ये मैंने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताया, एनकैप्सुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट कि मान लो जब हमें अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरी बातों को बिना जरूरी बातों से हम अलग कर लेते हैं। यानी कि हम ऑब्जेक्ट की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन के प्रोसेस को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें जरूरी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट के रूप में डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, क्लास के एट्रीब्यूट के रूप में हम डिफाइन कर लेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब होता है फीचर्स। और इन एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज को स्टेट या कोई कंडीशन में अगर कुछ भी चेंजेस करने वाले जो ऑपरेशन के फंक्शंस होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट के साथ एक यूनिट के रूप में एनकैप्सुलेट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, एक डिस्क्रिप्शन बन जाती है। फिर इस डिस्क्रिप्शन को हम एक नाम दे देते हैं, ठीक है, एक नाम देते हैं जो क्या करता है, किसी भी क्लास को डिफाइन करता है, यानी कि हम एक क्लास बना लेते हैं। अब क्योंकि एक जो क्लास है वो
ऊप्स में एक नई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जो क्लास होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है कि ऊप्स के अंदर एक नए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम क्लास बनाते हैं, उस क्लास में एब्स्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसकी उस एब्स्ट्रैक्शन के बाद, एब्स्ट्रैक्शन की प्रोसेसिंग के बाद जो एट्रीब्यूट्स हमें अचीव होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स में प्राप्त होते हैं, इसलिए उस नए क्रिएट होने वाले डाटा टाइप को हम क्या बोलेंगे? उस नए क्रिएट होने वाले डाटा टाइप को हम क्या बोलेंगे? यहां से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ठीक है, कि मान लो जब आप एक नए यूजर डिफाइंड टाइप का रिप्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर आप एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हो, आपको जो उसके बाद एट्रीब्यूट्स प्राप्त होते हैं, तो आप जो एक नई क्रिएट होने वाले डाटा टाइप को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप बोलेंगे। ये बात तो आपके पास यहाँ हो गई। फिर आपके पास बारी आती है यहाँ पे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब मैंने क्या बताया था कि अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो इसमें हम डिफरेंट क्लासेस को क्या करते हैं। इनहेरिटेंस के केस में मैंने क्या बताया था कि आप डिफरेंट क्लासेस को आप क्या करोगे? सब क्लास में डिवाइड करोगे। ठीक उसी तरीके से आप सी प्लस प्लस में भी आप क्लासेस को क्या करोगे? डिफरेंट सब क्लासेस में आप डिवाइड करोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बात करें कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, तो उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? उसको हम पानी में रहने वाले, ठीक है, एनिमल्स, या हवा में उड़ने वाले एनिमल्स, या धरती पे जो आपके पास जो चलने वाले एनिमल्स, उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसी एनिमल को हम उसकी फीचर्स के बेस के ऊपर और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम सी प्लस प्लस में भी क्या काम करते हैं कि जो क्लासेस है उसका आप डिवीजन करोगे आप, ठीक है, और उनको आप क्या करोगे? जो आपकी पिछली वाली क्लासेस की फीचर्स हैं उसके साथ भी आप कुछ अन्य फीचर्स को उपयोग में लाओगे। ठीक है, उन क्लासेस की जो फीचर्स है वो तो है ही है, साथ में अपनी भी आप कुछ और अन्य फीचर्स को भी आप यूज करोगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जो मेन क्लास होती है, मैंने आपको क्या बताया था, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास। बेस क्लास की अपनी फीचर्स होंगी। अगर उसको हम और क्लास के अंदर डिवाइड करें तो वो आपकी डिराइव्ड क्लास कहलाती है। ठीक है, जिसमें उसकी बेस क्लास की तो फीचर्स होंगी ही होंगी, साथ ही डिराइव्ड क्लास की कुछ अपनी भी फीचर्स होती हैं जो बेस में नहीं होती। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक ऐसा तरीका है कि जिसकी हेल्प से आप एक क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी दूसरी क्लास के फीचर्स को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, ये हायरार्किकल क्लासिफिकेशन को भी सपोर्ट करता है। ऊप्स में क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस का जो एक कंसेप्ट है, जब एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, ये एक फीचर आपको और प्रोवाइड करता है। और वो फीचर आपके पास कौन सी फीचर आती है इसके अंदर? यहाँ पे एक फीचर आपके पास इसमें और आती है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी को हम किस तरीके से इसमें यूज करेंगे कि मान लीजिए आपने एक बार क्लास लिख ली, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? उस क्लास को दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर अकॉर्डिंग टू नेसेसरी आप उसको यूज कर सकते हैं। और जिस तरीके से आपके पास जो प्रोसीजर लैंग्वेज में जैसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करते थे, ठीक है, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इनहेरिटेंस की फीचर्स के अकॉर्डिंग उसे यूज करते हुए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पहले से बनाई हुई क्लास है, बिना उसमें कुछ चेंज किए हम एक डिराइव्ड क्लास बना सकते हैं। और डिराइव्ड क्लास बनाकर हम क्या करेंगे? बेस क्लास की फीचर्स को भी यूज कर लेंगे, और डिराइव्ड क्लास के जो अपनी फीचर्स हैं वो भी हम उसके अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाई, तो अब वो जो क्लास है वो एक मेन्यू बनाने का काम करती है। आप उस क्लास में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये चाहते हो कि आप उसके अंदर एक एनिमेशन की कैपेबिलिटी भी आ जाए। ठीक है ना, कि आपने एक क्लास बनाई जो एक मेन्यू का काम करती है, लेकिन आप उस क्लास में कुछ चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये भी साथ में चाहते हो कि उसमें एनिमेशन की कैपेबिलिटी भी आ जाए। तो ऐसे में आप क्या काम कर सकते हो कि एक आपने क्लास बनाई, ठीक है, लेकिन अब इस क्लास में कोई भी आप चेंज नहीं करना चाहते आप, लेकिन साथ में चाहते हो कि एक फीचर और इसके साथ जुड़ जाए, एक एनिमेशन की फीचर भी जुड़ जाए। तो आप क्या काम करोगे? एक न्यू क्लास बनाओगे आप उसमें। ठीक है, तो न्यू क्लास बना के आप उसमें एनिमेशन की फीचर भी आप उसके अंदर जो आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऊप्स की हेल्प से आप किसी भी क्लास को बार बार लिखने से आप क्या करोगे? बच जाओगे आप, और एक ही क्लास को आप कई जगह यूज कर सकते हो।
एक ही क्लास को आप कई जगह यूज कर सकते हो, तो ये उसकी एक खास फीचर होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीयूजेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और आपके पास स्टूडेंट इसके अंदर जो आपके पास एक इसमें कंसेप्ट आता है आपके पास, कि आप इसके अंदर न्यू डेटा टाइप्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप्स। आप न्यू डेटा टाइप्स भी आप सी प्लस प्लस के अंदर आप जो है वो क्रिएट कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट की फीचर ये भी है कि आप एक जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से नए डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट की ये फीचर्स भी होती है कि जो एक प्रोग्रामर्स को उनकी आवश्यकता के अनुसार नए डेटा टाइप्स बनाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए एक प्रोग्रामर है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, एक क्लास को क्रिएट कर रहा है। इसने एक क्लास क्रिएट की और जो इसने क्लास बनाई उसका नाम उसने क्या दे दिया, मान लो कंप्यूटर दे दिया, ठीक है। अब उस कंप्यूटर में वो नए जो है डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्लास है वो किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ये स्पेसिफिकेशन होता है कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके का है और वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो आज की जो स्टूडेंट हमारी क्लास है, ठीक है, आज की जो स्टूडेंट हमारी क्लास है उसके अंदर अभी हमने यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट्स, क्लास, ये और रीयूजेबिलिटी, ये मैंने आपको इसमें फीचर्स बताई हैं, ठीक है। अब हमारे पास कल से जो इसके अंदर हमारा एक जो हमारे पास काम स्टार्ट हो जाएगा, और जो मैं और जिसके लिए मैंने आपको इतना सारा डिटेल के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक बताया है हमारे पास, वो कंसेप्ट आपके पास क्या आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होगा पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साथ हम इसमें पॉलीमॉर्फिज्म के साथ हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ओवरलोडिंग का, ठीक है। ये कंसेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। तो मैंने आपको अभी तक जितना भी सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ाया था वो मैंने आपको इसके अंदर जो है वो सारा रिवाइज करवा दिया कि एरेज क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। ओप्स का कंसेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैंने हर एक चीज मैंने आपको इसमें डिटेल से बताई, क्योंकि अब ये जो हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पिछला वाला जो कंसेप्ट है वो सारा आपको अच्छे तरीके से उसके अंदर क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर है कंसेप्ट? गगन, वैभव, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब जितना भी मैंने आपको ये सारा बताया है इसको आप एक बार रिकॉल करना, ठीक है। इसको भी एक बार आप रिकॉल करना, तो कल से फिर मैं आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट और इससे जुड़े हुए आगे क्या कंसेप्ट होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की मैं जो क्लास है वो मैं यहीं पे इसके अंदर फिनिश करता हूँ, ठीक है। कल से ठीक 3:30 बजे फिर हम आगे इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। गगन, इसमें वैभव आपको भी जो कुछ माइंड में क्वेश्चन आते थे वो चीजें आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल सर, ओके जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। आई होप कि ये वाला जो लेक्चर मैंने आज दिया ये आपके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। थैंक यू।